अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? सब लोग ठीक हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स वैसे तो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन हमने फोकस करना है सिर्फ उन इक्वेशंस के ऊपर या उन टॉपिक्स के ऊपर जो हमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सो कुछ टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं, उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उनसे रिलेटेड जो है अगर फर्दर आप कुछ उसमें पढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको बुक्स जो है वो सजेस्ट कर देंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास है जी डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल। अब ये जो डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी बोलते हैं। अब वर्चुअल वर्क क्या होता है और रियल वर्क तो हमें पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आए तो हम कहेंगे कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो वर्क है। लेकिन अगर रियल डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा हो, ठीक है, मसलन आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन एक्चुअल में हमारा सिस्टम एक पोजीशन को छोड़कर यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज ही ना आ रहा हो तो फिर तो वर्क नहीं होगा। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। अब वर्चुअल वर्क में हमारी फोर्स तो रियल ही होती है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होता है। क्या कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है? क्या कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट करता है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मुराद है कि रियल में कोई सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस ना हो रहा हो, तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट फिर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई रिजिड बॉडी हो और उस रिजिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स क्या करे, वो फोर्स उस रिजिड बॉडी को डिस्प्लेस ना करे लेकिन उस रिजिड बॉडी की कन्फिग्रेशन को चेंज कर दे। अब कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है? कन्फिग्रेशन से मुराद है, ये देखें हमारे पास यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी ये रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को के अंदर एक पार्टिकल है, या आप फ़र्ज़ कर लें कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इसको हमने ओरिजिन से, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ ओरिजिन से हमने जो है ये इसका पोजीशन वेक्टर है RI। अब लेट सपोज़ कि आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है या वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को कोई भी कोऑर्डिनेट, तो इसके अंदर ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मैंने अगर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से फ़र्ज़ करें कि इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट में इसकी कन्फिग्रेशन में तब्दीली की वजह से, यानी कि इसके साइज़ या इसकी शेप में तब्दीली की वजह से हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, इतना शिफ्ट हो हम उसे इन्फेंटिजिमल कह सकें, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज आए इसकी पोजीशन में। तो वो वेरी स्मॉल अब यहाँ पर बन तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं बना देता हूँ जी। तो नई जो पोजीशन है इसकी वो RI प्राइम बन जाए। तो ये जो इन्फेंटिजिमल बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया है। तो ये जो सिस्टम देखें, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी रिजिड बॉडी जो है ये खड़ी अपनी जगह पर ही है, लेकिन इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसमें तब्दीली आ गई है, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन में तब्दीली आ गई है। तो इस किस्म का जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें सिस्टम एक्चुअली तो मूव नहीं करता लेकिन उसकी कन्फिग्रेशन तब्दील हो जाती है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास जो वर्क आएगा, वो वर्क कहलाएगा हमारा वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क की हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है जी सम ऑफ F इंटू डेल R, ठीक है जी, और इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये है हमारे पास वर्चुअल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर 0 क्यों है? क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर ये जो फोर्स है इसके ऊपर ये आपको सुपरस्क्रिप्ट में A नज़र आ रहा है, तो ये फोर्स एक्चुअली हमारी नेट फोर्स है। जितनी भी फोर्सेस आपने लगाई हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका सम है। आमतौर पर ये होता है कि सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस ये ज़ीरो हो जाती हैं।
तो यहाँ पर जो फोर्स हम लिख रहे होते हैं ये एक्चुअली हमारी एक्सटर्नल फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म है डेल्टा आर, ये हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स है, अगर हम फोर्स को ज़ीरो कर लें, डेल आर को ज़ीरो ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, अगर हम फोर्स को ज़ीरो कर लेते हैं तो ज़ीरो करने से ये जो इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायनामिकल इक्विलिब्रियम चाहिए हो, यानी कि ये हमारा सिस्टम हो तो रेस्ट में, लेकिन हमारा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हमें डायनामिकल इक्विलिब्रियम चाहिए होगा। तो डायनामिकल इक्विलिब्रियम में जाने के लिए हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू dp/dt, ठीक है। ये देखें, ये टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, किसका? मोमेंटम का। तो टाइम डेरिवेटिव को हम यूँ भी लिख सकते हैं, p के ऊपर हम एक छोटा सा डॉट लगा दें, सो f इज़ इक्वल टू p डॉट, इसका मतलब है टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। सो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, f माइनस पी डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें, f की जगह रिप्लेस कर दें f माइनस पी डॉट और साथ में डॉट डेल्टा आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन जो है ये हर तरह की सिचुएशन पे अप्लाई की जा सकती है, चाहे कोई स्टैटिक सिचुएशन है या डायनामिक सिचुएशन है, ये इक्वेशन हर तरह की सिचुएशंस पर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये इक्वेशन इज़ ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो इसमें चूंकि इसमें आपको स्लाइड्स तो नज़र नहीं आ रही, मैं आपको वैसे ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आपने क्या करना है कि जब ये लेक्चर सुनना है तो ये नोट्स जो हैं इस लेक्चर के, ये खोल के बैठना है आपने, ताकि जब मैं कहूँ कि अब मैं रिमेंबर को पढ़ने लगा हूँ तो आपने भी रिमेंबर वाला पोर्शन खोल लेना है। अब सो यहाँ जो रिमेंबर आ रहा है जी हमारे पास है, इट इज़ नॉट लाइक एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल पता चल गया हमें। इट इज़ कंसिस्टेंट विद फोर्स एंड कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है। यानी कि आप जितनी भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर, ये जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये फोर्सेस भी हो सकती हैं, फोर्सेस के अलावा नॉन फोर्सेस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे एक्टर्स होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमारे मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारे मोशन को महदूद कर देते हैं किसी एक एक्सिस में या दो एक्सिस में, ठीक है। ऐसे एक्टर्स को या ऐसे फैक्टर्स को हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। आगे चल के हम इनको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो रिमेंबर पॉइंट था वो ये था कि ये जो हमारा वर्चुअल वर्क वाला प्रिंसिपल है, इट इज़ कंसिस्टेंट विद फोर्सेस एंड कॉन्स्ट्रेंट। जितनी भी आप फोर्सेस अप्लाई करेंगे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, इट डज़ नॉट वायलेट इक्वेशंस ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इट डज़ नॉट वायलेट इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमें टाइम को कांस्टेंट रखना होगा अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जी हमारी जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इसकी मिसाल है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉन्स्ट्रेंट फोर्स है। कॉन्स्ट्रेंट उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, ये देखें, एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, महदूद कर देती है, ठीक है। और महदूद किस सेंस में कर देती है कि पार्टिकल हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा फ़र्ज़ कर लें कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। यानी कि जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स आप अप्लाई करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक हो गया। सो ये थे जी हमारे रिमेंबर्स। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर, तो कॉन्स्ट्रेंट में से MCQs आए भी हुए हैं पास पेपर्स में, तो इसको हमने ज़रा तसल्ली से देखना है कि कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये हमारी क्या होती हैं। तो अब हम देखते हैं जी अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स को।
कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये बेसिकली हमारे मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। मैंने जैसे कि पहले बात की, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें सेंटीमीटर फोर्स, ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट है। इसके अलावा फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ बीड्स डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो अब इस स्ट्रिंग ने इन बीड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये बीड्स सिर्फ एक ही प्लेन में, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बीड, ये जो स्ट्रिंग है, ये कॉन्स्ट्रेंट का काम कर रही है। यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स एक कॉन्स्ट्रेंट का काम कर रही है। तो कॉन्स्ट्रेंट दोनों तरह के हो सकते हैं, ये फोर्सेस भी हो सकती हैं और नॉन फोर्सेस एक्टर्स या नॉन फोर्सेस फैक्टर्स भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सफ़ियर है, ठीक है, और इस सफ़ियर के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो ये पार्टिकल इस सफ़ियर के ऊपर ही मूव कर सकता है, कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो सफ़ियर की सरफेस है, ये क्या बन गई, ये बन गई यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रेंट, ये बन गई यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रेंट। तो कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास दो तरह की होती हैं जी, टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अपने नोट्स में आप देख सकते हैं जी। पहले हमारे पास हैं होलोनॉमिक और दूसरी हैं नॉन होलोनॉमिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं होलोनॉमिक की। होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं जिनको हम इक्वेशंस की शक्ल में लिख सकते हैं। मसलन ये सेंटीमीटर फोर्स को आप लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू mv²/r। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो वो सर्कल उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट बन जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं x² + y² इज़ इक्वल टू r²। तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन है और ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस, ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स जिनको इक्वेशन की शक्ल में आप लिख सकें, वो कहलाती हैं होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी नेक्स्ट अच्छा, इसकी भी दो टाइप्स हैं। होलोनॉमिक की भी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है स्केलोनॉमिक और दूसरी है रियोनॉमिक, ठीक है जी। तो इसकी भी हमारे पास दो टाइप हैं जी, स्केलोनॉमिक एंड रियोनॉमिक, ठीक है। स्केलोनॉमिक हमारी वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। मसलन ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। जिस तरह ये एग्जांपल है कि ये बीड का जो मोशन है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये मोशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, टाइम गुजरता जाए जैसे भी हो, ये कॉन्स्ट्रेंट हमेशा इनको एक ही एक्सिस में फ़िक्स रखेगी, ठीक है। तो ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स को हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। इसके अलावा हम जब पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं तो पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है, वो पेंडुलम को मजबूर करती है कि उसका जो पाथ है वो 2 डायमेंशनल रहे, पेंडुलम का मोशन 2 डायमेंशनल रहे। तो वो भी एग्जांपल है हमारे पास स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की। ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स जो टाइम पे डिपेंड करती हैं, दैट आर रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। क्लियर हो गया जी। तो ये दोनों टाइप्स थी हमारी होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की। जबकि दूसरी टाइप जो है कॉन्स्ट्रेंट की, वो हमने कहा कि वो नॉन होलोनॉमिक है। नॉन होलोनॉमिक को हम इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर r² - a² इज़ लेस दैन 0 या r² - a² ग्रेटर दैन 0। तो इनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़। उसके बाद जी हमारे पास आ गई है जी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं नोट्स रख देता हूँ जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है हमारे पास, लैग्रांजियन इक्वेशन। सो थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन के ऊपर, और फिर जो है हम लैग्रांजियन इक्वेशन को जो है वो उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे कि वो हमें क्या बता रही है। सो अच्छा जी, हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक हमारे पास रिवायती कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको हम कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या हमारे पास जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और इस तरह के कोऑर्डिनेट्स। एक हमारे पास होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। और जो हमारे
कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स या हमारे जो आर्म कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे डिपेंड अपॉन कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हमारे पास टोटल 3 तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी कार्टिशियन या कॉमन कोऑर्डिनेट्स, एक हमारे पास होते हैं जी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और एक हमारे पास होते हैं जी थर्ड वाले कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्कस करना है बारी बारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स की। तो आम कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है। कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स में और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या फ़र्क है? तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कॉन्स्ट्रेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले मैंने इनकी बात की है हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, क्योंकि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो लैग्रांजियन इक्वेशन क्या है? हमें किसी भी पार्टिकल की, जिस तरह न्यूटन्स लॉ है, अगर क्लासिकली हम किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो हम न्यूटन लॉज की मदद से लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं F इज़ इक्वल टू dp/dt। क्लियर? सो अगर हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, अब क्वेश्चन ये है कि जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को बयान कर सकते हैं या उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, तो वाई वी नीड लैग्रांजियन मैकेनिक्स, वाई वी नीड लैग्रांजियन इक्वेशन? सो लैग्रांजियन इक्वेशन इज़ मोस्ट पावरफुल टूल एज़ कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लैग्रांजियन इक्वेशन जो है, ये लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो है, इसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम की स्टेट, अब उसकी स्टेट से मुराद है कि किसी भी ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यानी कि सिस्टम की कंप्लीट जो स्टेट है, कंप्लीट डायनेमिकल स्टेट, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो किसी भी सिस्टम की कंप्लीट डायनामिकल स्टेट को डिस्क्राइब कर सकती है एट एनी, अब देखें ये लफ्ज़ बड़ा याद रखना है आपने, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को डिस्कस करना है तो वहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है काम। सो लैग्रांजियन में और हैमिल्टन में दोनों में ही हम सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि लैग्रांजियन में हम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हैमिल्टन में हम, हैमिल्टन प्रिंसिपल में हम सिस्टम की कंप्लीट जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और भी कन्फ्यूजन रहती है, लैग्रांजियन में और लैग्रांज इक्वेशन में फ़र्क है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांजियन एक डिफरेंट चीज़ है, लैग्रांज इक्वेशन एक डिफरेंट चीज़ है, लैग्रांजियन एक डिफरेंट चीज़ है। दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दोनों क्या हैं, लेकिन उससे पहले बात हुई है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की। सो यहाँ हमारे पास कुछ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं उनको लिख देता हूँ, बाकी नोट्स पे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ del Ri विच इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ पार्शियल Ri ओवर पार्शियल Qi इंटू del Qi। ठीक है, ये जो Qi है ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को सिंपली हम Qi, Q डॉट i और T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके जो आम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके जो कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं? उनको हम लिख सकते हैं जी x, y, z एंड t। ठीक है, ये तीनों हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एक हमारा टाइम कोऑर्डिनेट है। लेकिन आप देखें एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट, अब एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पर तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट की खूबी ये है कि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर सारे स्पेस कोऑर्डिनेट आ गए। ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, जिसके ऊपर ये डॉट है ना, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। तो एक ही
वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के अंदर सारी वेलोसिटीज़ आ गई, वी एक्स, वी वाई, वी जी वगैरह वगैरह। सो ये हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटी और ये है जी हमारा टाइम। सो ये हो गए हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। मैंने एक यहाँ पर लिखा भी है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, आगे मैंने जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज फोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जनरलाइज मोमेंटम वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये आप नोट से इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो लैग्रांजियन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन हो गई, उसके बाद हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर दो अहम पॉइंट लिखे हुए हैं रिमेंबर के अंदर, वो मैं पढ़ लेता हूँ जी। पहला पॉइंट है जी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कॉन्स्ट्रेंट पे डिपेंड नहीं करते। ईच कोऑर्डिनेट हैज़ अ यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर कोऑर्डिनेट को हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन करते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ हमारे पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असाइन करेंगे। अगर हमारे पास जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है या 2 हैं या 3 है, जितने भी हैं, हर कोऑर्डिनेट को हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है जी? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इंडिपेंडेंट वे होता है जिस वे में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या जिस वे में वो एनर्जी पोजेस कर रहा है, ठीक है। मसलन हमारे पास अगर एक पार्टिकल 3 डिफरेंट और इंडिपेंडेंट तरीक़ों से एनर्जी उसके पास है तो हम कहेंगे कि वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास एनर्जी के लिए। इस तरह अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पार्टिकल की जो मोशन है, लेट्स सपोज कि वो 2 एक्सिस में उसकी मोशन है और दोनों एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल को हमने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसके पास हैं, यानी कि वो 2 इंडिपेंडेंट वेज में मूव कर रहा है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेज में किसी क्वांटिटी के साथ हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। अब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी वाई एक्सिस से इंडिपेंडेंट है और वाई वाली एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों जो है इसकी जो डायरेक्शंस हैं या दोनों डायरेक्शन में इसका जो मोशन है, हम कहेंगे कि इसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं, हर कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी, हम लिख लेते हैं जी। अब देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लैग्रांज एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले मैं यहाँ पर लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूँ। तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, दैट इज़ d/dt पार्शियल l ओवर पार्शियल q डॉट, ठीक है जी, माइनस पार्शियल l ओवर पार्शियल q इज़ इक्वल टू 0। तो ये है जी हमारी लैग्रांज इक्वेशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। आप देखें, आपको यहाँ पर राइट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पर आपको 0 नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर लैग्रांज, ये टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है लैग्रांज का, किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। और यहाँ पर लैग्रांज का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है जी, किसके ऊपर हो रहा है? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई का भी इजाफा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, ना भी करना चाहें तो ठीक है। सो ये हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन है। इस लैग्रांजियन इक्वेशन के अंदर ये जो एल आ रहा है ये कहलाता है लैग्रांजियन। ये लैग्रांज इक्वेशन है और इस लैग्रांज इक्वेशन के अंदर ये जो एल आ रहा है इसे बोलते हैं सिंपल लैग्रांजियन। तो सिंपल लैग्रांजियन जो है ये हमारे पास है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो ये है हमारी लैग्रांज इक्वेशन और ये है हमारा लैग्रांजियन। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी है, हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी तरह के मोशन को डिस्कस करने के लिए लैग्रांजियन इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल भी हम इसके अंदर अभी इंक्लूड करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एटवुड मशीन है, या एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या हमारे पास एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को डिस्कस करने के लिए हम उस पर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी हम आगे चल के देखेंगे लैग्रांजियन की। अच्छा जी, तो ये था जी हमारा लैग्रांजियन और लैग्रांज इक्वेशन। मैंने कहा कि इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है ताकि ये इक्वेशन हमें फर्दर समझ आ जाए, तो इसकी एग्जांपल मैं इसके बाद ऐड करूँगा। उसके बाद जो है हमारे पास है जी अब हम देखेंगे जी हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो जैसा कि पहले बात हुई थी कि लैग्रांजियन और हैमिल्टन में कोई डिफरेंस नहीं है। लैग्रांजियन की मदद से भी हम सिस्टम की स्टेट को डिस्कस करते हैं और हैमिल्टन की मदद से भी हम सिस्टम की स्टेट को ही डिस्कस करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हमारा फोकस 2 चीज़ों के ऊपर रहता है।
एक हैमिल्टन के ऊपर और एक लैग्रांजियन के ऊपर। सो हैमिल्टन क्या है? हैमिल्टन भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन मैंने जैसे फ़र्क पहले बताया था कि अगर हमारा पार्टिकल, लेट सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है जी, और वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है जी, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हो तो हम यूज़ कर सकते हैं लैग्रांज इक्वेशन। लेकिन एज अ होल ए से बी तक कंप्लीट अगर स्टेट के बारे में आपको बताना होगा तो आप यूज़ करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल। अच्छा, हैमिल्टन प्रिंसिपल की बहुत सारे नाम हैं, इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास होता है जी I इज़ इक्वल टू LDT विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। यानी कि हमारा जो लैग्रांज है, हमारा जो लैग्रांजियन है, उस लैग्रांजियन की जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? हैमिल्टन के बराबर है। अब इस इंटीग्रेशन के बहुत सारे नाम हैं। इस इंटीग्रेशन को हम एक्शन इंटीग्रल भी बोलते हैं। अच्छा, ये एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, ये कहलाता है एक्शन। अब एक्शन इंटीग्रल से क्या मुराद है? एक्शन इंटीग्रल हमें ये बताता है कि आपका पार्टिकल जब दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा होगा तो उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा। तो इसका मतलब है ये जो एक्शन इंटीग्रल है ये हमें पार्टिकल का एक्चुअल पाथ निकालने में भी हेल्प करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि एक्शन इंटीग्रल के मुताबिक कोई भी पार्टिकल जब दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा होता है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, पार्टिकल हमेशा उस पाथ को अडॉप्ट करता है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सारे हमें अवेलेबल पाथ्स हैं, उन सारे पाथ्स में जो सबसे शॉर्ट पाथ है, पार्टिकल हमेशा उस पाथ को ही अडॉप्ट करता है, हमेशा उस पाथ पे ही मूव करता है और वही उसका एक्चुअल पाथ होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स में भी, हैमिल्टन प्रिंसिपल और हैमिल्टोनियन। सो इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी जी, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये देखें। अब यहाँ पर जो रिमेंबर वाले पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टू स्टडी द स्टेट ऑफ सिस्टम, ये तो हो गया जी। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्शन इंटीग्रल। इट डिस्क्राइब द स्टेट, ये भी हो गया जी। इट इज़ इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन, ये भी हो गया। इट स्टेट दैट पार्टिकल ऑलवेज चूज द पाथ अलॉन्ग विच द डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, ये भी मैंने बात कर दी। इट आल्सो हेल्प टू डिटर्मिन द एक्चुअल पाथ ऑफ पार्टिकल्स मोशन, ये भी हो गया जी। एक्शन ऑफ अ सिस्टम इज़ वेरिएबल विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जिस तरह पहले हमने बात की कि एक्शन जो होता है, ये एक्शन जो है ये पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करता है किसी भी पाथ के अलॉन्ग, ठीक है जी। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, यानी कि हमारा जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है, हैमिल्टन प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने यहाँ पर बयान करनी है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हमारे सिस्टम का मोनोजेनिक होना ज़रूरी है। अब ये मोनोजेनिक क्या बला है जी? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस किसी न किसी स्केलर पोटेंशियल का फंक्शन हो, यानी कि फोर्सेस जो हैं वो किसी न किसी स्केलर पोटेंशियल का फंक्शन हो। अब यूँ भी स्केलर पोटेंशियल कोई भी हो सकता है, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी स्केलर पोटेंशियल। तो फोर्सेस जो हैं, अगर किसी सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस डिपेंड करती हों स्केलर पोटेंशियल के ऊपर, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं मोनोजेनिक सिस्टम। इसका मतलब है हैमिल्टन प्रिंसिपल के अंदर जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है, जो सिस्टम जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो मोनोजेनिक सिस्टम है। सो हमारे पास मोनोजेनिक सिस्टम की कुछ और जो खूबियाँ हैं, ठीक है जी, उनको हम ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी।
स्केलर पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हमारा जो स्केलर पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, हमारे जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस ना सिर्फ हमारे स्पेशल से मुराद स्पेस कोऑर्डिनेट, ना सिर्फ हमारे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती हैं, बल्कि ये फोर्सेस वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती हैं, ये फोर्सेस टाइम पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन ये पोटेंशियल ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना टाइम पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और हमारा डिफरेंस है, हमारा जो लैग्रांजियन फंक्शन है, ठीक है जी। लैग्रांज हमने कहा था कि लैग्रांज जो होता है हमारा, लैग्रांज बराबर होता है t माइनस वी के, और हैमिल्टोनियन जो होता है ये बराबर होता है t प्लस वी के। हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी का सम है और लैग्रांजियन जो है ये एनर्जी का डिफरेंस है। अब देखिए तीन मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, हैमिल्टन प्रिंसिपल ये, हैमिल्टोनियन ये, और हैमिल्टन इक्वेशंस ये हमने आगे चल के ड्राइव करनी है, ये एक अलग चीज़ है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, तीन हैमिल्टन प्रिंसिपल, उसके बाद हैमिल्टोनियन, और उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशंस। ये तीन डिफरेंट हमारे पास जो हैं टर्म्स आ रही हैं। हैमिल्टन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, वेरिएशन इन एक्शन इंटीग्रल इज इक्वल टू एल वेरिएशन इन एल डी टी, इनका इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू 0। और उसके बाद हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ये है हमारा h इज़ इक्वल टू टी प्लस वी। और हैमिल्टन इक्वेशंस क्या हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। एक और जो डिफरेंस है, हमारा जो लैग्रांजियन फंक्शन होता है, ठीक है, देखें डिफरेंस देखें दोनों में। हमारा जो लैग्रांजियन फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है, ये तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिनका ये फंक्शन है। हैमिल्टन भी तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है, जिनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। फ़र्क ये है कि लैग्रांजियन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम। हैमिल्टन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और टाइम। तो अगर हम इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दें मोमेंटम के साथ, तो लैग्रांजियन क्या बन जाता है, हैमिल्टन। अगर हम एक या दो कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पर तो हम एक ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, अगर इस एक कोऑर्डिनेट को हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, मोमेंटम के साथ, तो लैग्रांजियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैग्रांजियन कन्वर्ट हो जाता है हमारा हैमिल्टन में। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि मोमेंटम इज़ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, वेलोसिटी से ज़्यादा जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करने के लिए जो ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है मोमेंटम एज़ कंपेयर टू वेलोसिटी। अच्छा जी, इससे पहले हमने लैग्रांज इक्वेशन जो है, अच्छा हमारा ये जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है ना, ये हैमिल्टन प्रिंसिपल लैग्रांज इक्वेशन से भी ड्राइव किया जा सकता है। इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन। और भी बहुत सारे तरीके हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल को ड्राइव करने के, लेकिन इसको लैग्रांज से भी ड्राइव किया जा सकता है। याद रखें, लैग्रांज इज़ एन ओल्ड मैकेनिक्स और हैमिल्टन प्रिंसिपल या हैमिल्टन मैकेनिक्स जो है ये उसके बाद में आई है। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस आ गया। हमने पहले लैग्रांज इक्वेशन लिखी, आपको याद होगा, हमने लिखी थी डी बाई डी टी पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इज़ इक्वल टू 0। ये जो लैग्रांज इक्वेशन है जिसके दूसरी तरफ 0 आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है कॉन्स्ट्रेंट्स के। लेकिन हमारी ये इक्वेशन जो है डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये कोई जनरलाइज्ड फोर्स है, कोई भी जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर 0 ना हो और यहाँ पर कोई जनरलाइज्ड फोर्स आ रही हो, तो इसका मतलब है कि हमारी जो लैग्रांज इक्वेशन है वो डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। सो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और ये डिपेंड अपॉन कॉन्स्ट्रेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया जी सेंट्रल फोर्स।
ठीक हो गया जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स हम किसी भी ऐसी फोर्स को कहते हैं वो जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, लगती है, तो वो हमेशा उसके किसी एक फिक्स पॉइंट या सेंटर के ऊपर एक्ट कर रही होती है। ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है जी, ठीक है, इसको मैं m1 कह लेता हूँ, और ये दूसरा पार्टिकल है, इसको मैं m2 कह लेता हूँ। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल और एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी, ठीक है, ये देखें, ये फोर्स इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर के अलावा किसी भी फिक्स पॉइंट से पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये इसके सेंटर से पास हो रहा है। इस तरह जो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आप इसको Q1 कह लें और इसको Q2 कह लें। ठीक है, ये चार्ज जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो ये फोर्स कहलाती है सेंट्रल फोर्स, जिसका लाइन ऑफ एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पॉइंट से पास होता है या किसी फिक्स पॉइंट से पास होता है। अब सेंट्रल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उस फिक्स पॉइंट की तरफ भी हो सकती है और उस फिक्स पॉइंट से अवे भी हो सकती है। दोनों सूरतों में ये सेंट्रल फोर्स ही रहेगी। बस कंडीशन ये है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट के किसी भी फिक्स पॉइंट से या आमतौर पर सेंटर से पास होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स के हमारे पास और भी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेंट्रल फोर्सेज हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन अ सेंटर, और सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटन एज, सेंट्रल फोर्स को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं जी F r इज इक्वल टू F r इंटू R। ठीक है, सेंट्रल फोर्स ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया सेंट्रल फोर्स का, और ये सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन हो गई। एनी रोटेशन, अच्छा सेंट्रल फोर्स की अब खूबियाँ देखें, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखें। अगर सेंट्रल फोर्स की वजह से कोई रोटेशन हो रही है तो उस रोटेशन में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। एनी रोटेशन अंडर सेंट्रल फोर्स लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्लेन ऑफ रोटेशन। और दूसरी बात, अगर हमारी सेंट्रल फोर्स कोई रोटेशन पैदा कर रही है तो जो प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, जिस प्लेन के अंदर रोटेशन हो रही है, वो प्लेन भी हमेशा फिक्स रहता है। इसके बाद हमारे पास है जी टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। हमारे पास टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम प्लानिटरी मोशन में सबसे पहले केपलर ने उनको डिस्कस किया। जिस तरह हमारे पास सन जो है वो एक फोकस पे होता है, ठीक है, और सन के इर्द गिर्द हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, लाइक अर्थ है वो सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रही है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें कहते हैं टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, क्योंकि इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और इन प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस करना थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। सो क्या ही आसान हो कि अगर हम इस टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट कर लें, और सबसे पहले केपलर ने ऐसा किया। सो टू बॉडी सेंट्रल फोर्स को वन बॉडी सेंट्रल फोर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आपके पास एक टूल है जिसको आप पहले ही जिस पे बात कर चुके हो, और वो है लैग्रांज इक्वेशन। जी हाँ, लैग्रांज इक्वेशन इतनी पावरफुल इक्वेशन है कि ये आपकी टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से उसके साथ डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास आ गई हैं जी लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, हमने कहा था यहाँ पर कि हमारे पास जो लैग्रांजियन होता है, हमने कहा हमारे पास जो लैग्रांज फंक्शन होता है दैट इज़ क्यू डॉट एंड टी, और हैमिल्टन हमारे पास फंक्शन जो होता है दैट इज़ क्यू पी एंड टी। अब लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
लेकिन ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर हमने ये जो हमारा एक आपको नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट, इस एक कोऑर्डिनेट को अगर हमने रिप्लेस करना हो किसी दूसरे कोऑर्डिनेट्स के साथ तो हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लैग्रांजियन को हैमिल्टन में बदल सकते हैं। लैग्रांज फंक्शन को हैमिल्टन, जारी बात है कि जब कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे तो फंक्शन भी बदल जाएगा, पुराना फंक्शन बदल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा नया फंक्शन। सो ये है हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखते हैं और इसको फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज़ G इज़ इक्वल टू F माइनस U और X। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं, इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ये G हमारा न्यू फंक्शन है, यानी कि आप इस एग्जांपल में आप G को क्या कह सकते हैं कि ये हैमिल्टन है। F हमारा ओल्ड फंक्शन है, आप लैग्रांज को कह सकते हैं ओल्ड फंक्शन। U हमारा नया कोऑर्डिनेट है और X हमारा पुराना कोऑर्डिनेट है जिसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो ये है जी हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब आप लिख सकते हैं, G की जगह मैं लिख सकता हूँ H इज़ इक्वल टू F की जगह मैं लिख सकता हूँ L माइनस U की जगह मैं लिख सकता हूँ P और X की जगह मैं लिख सकता हूँ Q। ठीक हो गया, या मैं इसको R या X जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो ये है हमारे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम यूँ भी कहते हैं कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने फंक्शन की डिपेंडेंसी को चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इन तीन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शन ये नए तीन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। हमने फंक्शन की डिपेंडेंसी को तब्दील कर दिया, लेकिन जिन कोऑर्डिनेट्स पर हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है वो हमारे इंडिपेंडेंट या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं जी अब हैमिल्टन इक्वेशंस। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम हैमिल्टन इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि एक हैमिल्टन प्रिंसिपल है, एक हैमिल्टोनियन है और एक हैमिल्टन इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास दो हैमिल्टन इक्वेशंस होती हैं, एक हमारे पास मोमेंटम में होती हैं, ये देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू पार्शियल H ओवर पार्शियल QI। जनरलाइज्ड हमारा जो कोऑर्डिनेट है, हमारा जो स्पेस कोऑर्डिनेट है, उस विद रिस्पेक्ट टू अगर हम H का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। सो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम अपने पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन लेंगे तो वो हमारे पास मोमेंटम में वेरिएशन के बराबर आएंगी। इसी तरह से जो दूसरी हैमिल्टन इक्वेशन है दैट इज़ Q डॉट I इज़ इक्वल टू पार्शियल H ओवर पार्शियल PI। तो ये दो हमारी हैमिल्टन इक्वेशंस हैं जिसमें ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, इनमें जो वेरिएशन है इन वेरिएशंस को हमने आपस में कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस। उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशन की को हम लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास होता है जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपको बताइए P² ओवर 2m के बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी V के बराबर होती है। तो ये है हमारा हैमिल्टोनियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस तरह हैमिल्टोनियन को आप लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है जी। और इसी तरह से आप इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी लिख सकते, नहीं सॉरी, जी। तो इसके बाद हमारे पास आ गए हैं जी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, नया टॉपिक शुरू हो गया जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता हो, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, या जिनको इग्नोर किया जा सकता हो, दैट आर नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। अ कोऑर्डिनेट दैट डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लैग्रांज इक्वेशन लिखता हूँ, d/dt पार्शियल L
और पार्शियल क्यू डॉट इंटू माइनस पार्शियल एल और पार्शियल क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इस टर्म को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, इसको इग्नोर कर दूँ, अगर मैं इसको ज़ीरो कर सकता हूँ तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी साइक्लिक टर्म। सो ऐसी टर्म्स या ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनको इग्नोर किया जा सकता हो लैग्रांज डिस्कस करते हुए, तो उन्हें कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन है हमारे पास हैमिल्टोनियन में और लैग्रांजियन में, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द रिजल्ट ऑफ लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन मस्ट बी सेम। दोनों ही सिस्टम की स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। इन लैग्रांजियन द मोशन इज़ अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जबकि इन हैमिल्टन मोशन रिजल्ट फ्रॉम अटेम्प्ट ऑफ नेचर टू अचीव सर्टन पर्पज़। यानी कि हैमिल्टन में जो मोशन है वो नेचर के किसी ख़ास मकसद की वजह से अचीव होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि नेचर किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रही होती है और उसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। लैग्रांजियन मैकेनिक्स इज़ डेवलप्ड बिफोर हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन मैकेनिक्स इज़ यूज्ड टू स्टडी इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है जी। सो यहाँ पर लैग्रांजियन नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है इसको हमने स्टडी किया, बल्कि हम इसको यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में भी, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है या सिस्टम की जो स्टेट है उसको डिस्कस करने के लिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस।